नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी में कक्षा 12 का एकम नंबर 14 सुभाष मानव सुभाष महामानव के बारे में देखेंगे। लेखक के बारे में बता दें तो माखनलाल चतुर्वेदी इसके लेखक हैं। जन्म सन 1887 और निधन सन 1968 ईस्वी सन में उसका निधन हुआ है। अब इसके बारे में बता दें तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय भावना के ओजस्व कवि माने जाते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई मतलब होशंगाबाद में हुआ था। सागर विश्वविद्यालय से डी लिट की मानद उपाधि उसे प्राप्त हुई थी। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित हैं। सुभाष चंद्र बोस से संबोधित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई तथ्यों पर आधारित यह रचना है। इस रचना के माध्यम से माखनलाल चतुर्वेदी ने उन्हें बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उनके संघर्षमय जीवन की गाथा का चित्रण यह सुंदर ढंग से किया है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप जानते हैं कि वे हमारे भारतीय क्रांतिकारी हैं। इसका फोटो भी आपने कभी देखा होगा कि एक सिपाही के रूप में माथे पर हेड टोपी पहने हुए हैं। वह गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के खिलाफ थे। मानो कि ईंट का जवाब पत्थर से देकर वह हमारे देश को आज़ाद करना चाहते थे। ऐसे सुभाष के बारे में देखा जाए तो सुभाष बोस जब से भारत से गए थे तब लोग यह अटकलें लगाते थे कि वे बीमार हैं और घर से बाहर नहीं निकल सकते। सुभाष बाबू घर से बाहर गए मतलब जब हमारे देश में ब्रिटिश सरकार का राज्य था और उसी ब्रिटिश सरकार के राज्य में से अंग्रेजों से हमारे देश को आज़ाद करने के लिए सुभाष बाबू ने एक चाल चली थी। जब मित्र राष्ट्र और धरी राष्ट्रों के बीच में युद्ध चल रहा था, मित्र राष्ट्र मतलब अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये लोग मित्र राष्ट्र हैं। जापान, जर्मनी, फ्रांस ये धरी राष्ट्र हैं। तो उसी समय सुभाष बाबू ने सोचा कि अगर हमारे शत्रु के शत्रु को हम मदद करें तो शायद हमारे देश की आज़ादी के लिए हमें सफलता मिल सके। इसलिए सुभाष बाबू उसी समय जर्मनी के पक्ष में रहकर लड़ते थे। इसलिए हमारे देश के लोगों को यह लगता था कि सुभाष बाबू बीमार हैं और वह घर से बाहर निकल सकते नहीं। पर वे देश से भी बाहर चले गए थे, मतलब इस देश में नहीं, वे जर्मनी चले गए थे। लोग तो मानते थे कि सुभाष बाबू बीमार हैं इसलिए आजकल वह घर से बाहर निकलेंगे नहीं, लेकिन सुभाष बाबू घर से तो नहीं लेकिन देश से भी बाहर चले गए थे। एक रहस्य उत्पन्न हुआ। जब वे युद्ध से लौटे तब लोगों ने सोचा कि वे अमेरिका और इंग्लैंड से घिर जाएंगे और बंदी बना लिया जाएंगे, पर अटकलें रही। एक बार तो हमारे भारतीय लोगों ने अटकलें लगाई कि युद्ध समाप्ति के बाद जब सुभाष बाबू हमारे देश में लौटेंगे उसी समय अमेरिका या इंग्लैंड सरकार उसे गिरफ्तार कर देगी और उसके खिलाफ रहकर लड़ने के कारण सजा के रूप में उसको बंदी बनाकर जेल में डाल देगी। हमारे भारतीय लोगों के मन में ऐसी अटकलें थी
लेकिन वह अटकलें सिर्फ अटकलें ही रही। अटकलें मतलब नुस्खा। फिर सुभाष बाबू का विमान उड़ा अज्ञात लोक के लिए। अज्ञात लोक के लिए कहा जाता है कि सुभाष बाबू एक बार विमान में बैठकर, मतलब कलकत्ता से विमान में बैठकर वे जा रहे थे। तरह तरह की अफवाहें फैली विमान गिरने टूटने और सुभाष बाबू के अनंत लोक की यात्रा हो जाने की। और उसी समय यह विमान क्रैश हो गया था, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और दुर्घटना होने के कारण विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और अंदर बैठे हुए सारे यात्री मारे गए। कहा जाता है कि सुभाष बाबू वही विमान में थे, लेकिन उसकी मृत्यु का समाचार नहीं मिला, क्योंकि कोई ऐसा तथ्य नहीं या उसकी डेथ बॉडी भी सरकार को मिली नहीं। इसलिए एक रहस्य हो गया कि शायद सुभाष बाबू वह विमान में थे, मारे गए, जिंदा रहे, क्या किसी देश के सरकार ने उसे गिरफ्तार कर दिया है, जेल में धकेल दिया है, कोई समाचार नहीं। इसलिए वह एक रहस्य ही रह गया। पर देश के लोगों को उनकी मृत्यु पर विश्वास नहीं हुआ। देश के लोग सुभाष बाबू की मृत्यु पर विश्वास करते नहीं थे। वे सोचते रहे कि सुभाष बाबू किसी दिन किसी देश में अवश्य आ जाएंगे। हमारे भारतीय लोग तो सोचते रहे कि सुभाष बाबू आज जिंदा हैं और वह कहीं भी होंगे, किसी भी वेश में या किसी भी देश में हमारे सामने उपस्थित होंगे जरूर। भारत सरकार और भारतीय लोग सुभाष बाबू के या अकस्मात पर कोई विश्वास करता नहीं था। वे आज भी भारत के लोगों के मन पर हैं, वे उनकी कल्पनाओं में छाए हुए हैं। इसलिए भारतीय मन उनका श्राद्ध करने के लिए तैयार नहीं। आज भी सुभाष बाबू हमारे भारतीय लोगों के मन पर छाए हुए हैं, इसलिए आज भी हमारी सरकार सुभाष बाबू का श्राद्ध करने के लिए तैयार नहीं। श्राद्ध तो हम इसका करते हैं जो मर जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मरा नहीं है, जिंदा है, इसका कोई समाचार हमारे पास नहीं, तो हम कैसे मान लेते हैं कि वे मर गया। जैसे कि कोई बुढ़िया का इकलौता लड़का कहीं चला जाता है, समय बाद भी बुढ़िया मानने के लिए तैयार नहीं होती कि मेरा बेटा मरा है। वे तो ऐसा ही समझती हैं कि कहीं ना कहीं जिंदा होगा। तो इसलिए हम थोड़े समय पहले या थोड़े वर्षों के पहले भी वर्तमान समाचार में छपते थे कई बार समाचार कि सुभाष बाबू रहस्यमय हैं, शायद कहीं जिंदा भी होंगे, कहीं जेल में कि विदेश में भी होंगे, किसी भी हालत में सुभाष बाबू अवश्य होंगे। लेकिन अब काफ़ी समय बीत जाने के बाद हम मानना पड़ता है कि सुभाष बाबू आज नहीं रहे। लेकिन सरकार को यह विश्वास नहीं है कि वे विमान दुर्घटना में मारे गए हैं। सुभाष बाबू रहस्य हो गए, वैसे इस देश के सामंत, वीर, योद्धा और बलिदानी प्राय रहस्य होते हैं। जिस प्रकार सुभाष बाबू रहस्यमय हो गए, उसी प्रकार वीर, बहादुर योद्धा जो होते हैं, सामंत होते हैं, वे भी ऐसे रहस्यमय होते हैं, क्योंकि उन लोगों को अपनी जान से बेहतर अपने देश के खातिर जान दे देना, मतलब उसे अपनी ख्याति की कोई नहीं पड़ी होती। मर जाने के बाद शायद कोई याद करे या न करे, उसे कोई पड़ी होती नहीं, लेकिन वे देश के खातिर कुछ कर दे, यही उसकी मन की भावना होती है। इसलिए ऐसे वीर पुरुष होते हैं, वे हर हमेशा रहस्यमय होते हैं। सुभाष बाबू क्रांति के मार्ग पर स्वयं नहीं आए थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, प्रफुल्ल चाकी जो एक क्रांतिकारी, स्वयं क्रांतिकारी बने थे, लेकिन सुभाष बाबू हैं वह जन्मजात क्रांतिकारी नहीं थे, उसे क्रांतिकारी बनाया गया है, ऐसा माने तो भी सही। उनकी खोज की थी देशबंधु दास ने। कभी पूछा जाता है एक वाक्य में कि सुभाष बाबू को क्रांतिकारी दल में कौन लाए थे, तो देशबंधु दास।
वे विलक्षण सेनानी बने और रहस्य तो उनका स्वभाव ही था। विलक्षण सेनानी बने और सुभाष बाबू रहस्यमय तो थे ही, उसका पूरा जीवन रहस्यमय है। सुभाष बाबू की जीवन यात्राएं सदा विचित्र रही। जन्म से लेकर क्रांतिकारी बने और अदृश्य हो गए तब तक की गाथा, तब की कहानी, यह उसकी कहानी हर हमेश विचित्रमय रही है। ICS का इम्तिहान देने और पहुंच गए CR दास के क्रांतिवादियों में। कहा जाता है कि सुभाष बाबू इंग्लैंड में ICS का इम्तिहान देने जा रहे थे। देखिए, एक शब्द है इम्तिहान। परीक्षा। तो सुभाष बाबू इम्तिहान देने जा रहे थे और उसी समय CR दास उसे क्रांतिकारी वादियों के दल में ले आए थे। फिर उन्होंने ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बनाया। तो वे क्रांतिकारी दल में आए, तो उसने सोचा कि अगर देश को आज़ाद करना है तो हमारे शत्रु को मित्र बनाना चाहिए। तो इंग्लैंड हमारा शत्रु है और इंग्लैंड का शत्रु है जर्मनी जापान। इसलिए सुभाष बाबू ने जर्मनी जापान का साथ दिया। फिर उन्होंने ब्रिटेन के शत्रु को मित्र बनाया और युद्ध की सेना के सिपा सालार बन गए और युद्ध की सेना के सेनापति सलाहकार बन गए। मित्र राष्ट्रों की जीतने पर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखाने ही जा रहे थे कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से वे पहुंच गए देवलोक। अब इस युद्ध के अंदर इंग्लैंड अमेरिका की जीत हुई थी, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई थी, धरी राष्ट्रों की हार हुई थी। फिर भी देश में लौटकर वे मित्र राष्ट्रों को मजा चखाने जा रहे थे, इंग्लैंड ब्रिटेन को मजा चखाने जा रहे थे। और उसी समय विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वे इस लोक से परलोक, यह लोक का विरोधी होता है परलोक, यह लोक से परलोक पहुंच गए। सुभाष बाबू का जीवन पथ संघर्षमय रहा है। सुभाष बाबू का जीवन इतना आसान नहीं था, उसका पूरा जीवन संघर्षमय रहा है। देश बंधु के निधन के बाद वे बंगाल के नेतृत्व से वंचित रह गए। देश बंधु वह बंगाल का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन देश बंधु के निधन के बाद जो दावेदार हो तो वह सुभाष बाबू थे, लेकिन फिर भी बंगाल का नेतृत्व सुभाष बाबू को दिया नहीं। सुभाष बाबू इनसे वंचित रह गए। कलकत्ता कांग्रेस में 1928 में उन्होंने ठोकर मिली। देखिए, कलकत्ता कांग्रेस में भी 1928 में सुभाष बाबू को ठोकर मिली, मतलब सुभाष बाबू को हार मिली। स्विट्जरलैंड से उन्होंने देशवासियों को गांधी जी के नेतृत्व से दूर रहने के लिए कहा गया। स्विट्जरलैंड में बैठे बैठे सुभाष बाबू ने भारतीय लोगों से कहा कि आप गांधी जी की बातों से दूर रहे, गांधी जी की बातों में आए मत, गांधी जी की बातों में आकर हम देश को आज़ाद कर सकते नहीं। इसलिए स्विट्जरलैंड में बैठे बैठे सुभाष बाबू ने गांधी जी की बातों का या गांधी जी के कार्यों का विरोध किया था, लेकिन वहाँ से लौटे। लेकिन जब सुभाष बाबू स्विट्जरलैंड से भारत में लौटे तो स्वयं गांधी जी के आशीर्वादों से भरी हरिपुरा कांग्रेस के सभापतित्व की गादी ग्रहण कर ली। लेकिन जब वे वहाँ से लौटे तो गांधी जी के आदेश पर या गांधी जी के कहने पर सुभाष बाबू ने हरिपुरा कांग्रेस की गादी ग्रहण कर दी या सभापतित्व पद ग्रहण कर लिया। फिर पट्टाभी से लोहा लेकर गांधी को पीछे ठेलकर त्रिपुरा कांग्रेस की गादी जीती। और फिर गांधी जी से लोहा लेकर, मतलब गांधी जी का विरोध करते हुए भी क्या नाम है, देखिए, फिर पट्टाभी से लोहा लेकर, उससे टक्कर लेकर त्रिपुरा की गादी या त्रिपुरा की कांग्रेस की गादी भी सुभाष बाबू ने जीत ली।
आज़ादी के लिए युद्ध की बात देखें तो सुभाष बाबू आज़ादी प्राप्त करने के लिए युद्ध के समर्थक थे। समर्थक का विरोधी होता है विरोधी। देखें, सुभाष बाबू आज़ादी प्राप्त करने के लिए युद्ध के समर्थक थे। सुभाष बाबू युद्ध करके देश को आज़ाद करने चाहते थे। वे इसी प्रकार अहिंसक आंदोलन की तरह मार खाकर नहीं, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देकर वह देश को आज़ाद करना चाहते थे। वे युद्ध के द्वारा आज़ादी लेने के लिए निश्चिंत थे। वे मानते थे कि युद्ध के बिना आज़ादी मिलने वाली नहीं। युद्ध के बारे में वे निश्चिंत थे। तरुण उनकी सेना के सिपाही थे। तरुण मतलब युवान। उसकी सेना में मूलतः युवान लोग थे, तो ये सारे तरुण लोग थे। वे उनकी सेना के सिपाही थे। कलकत्ते में सुभाष बाबू पर स्कॉटलैंड यार्ड में प्रशिक्षित पुलिस का कड़ा पहरा था। कलकत्ता में सुभाष बाबू पर स्कॉटलैंड के सिपाहियों का कड़ा पहरा था और वह सिपाही जाने माने पहचाने थे। वे सुशिक्षित थे, प्रशिक्षित थे, सभी प्रकार की सुविधा उसके पास थी। ऐसे स्कॉटलैंड के सिपाहियों की नज़र कैद में वह सुभाष बाबू थे। फिर भी वे पुलिस को चकमा देकर गायब हो गए। इतनी सुशिक्षित पुलिस होने के बाद भी पुलिस को चकमा देकर, पुलिस की आंखों में धूल झांककर फिर वे वहीं से निकल गए थे। फिर हिटलर का उन्होंने भारत प्रथम वायसराय बनाया और जर्मनी के शासक हिटलर ने फिर सुभाष बाबू को भारत का वायसराय बनाया था। उनके बारे में कोई समाचार न मिलने पर और उनकी मृत्यु की दुशंका सेवंग रेडियो से भारतीयों से बोलना, आज़ादी हिंद सेना बनाना और युद्ध फिर तूफान के हाथों अपनेपन को सौंप देना, और इसके बाद सेगांव रेडियो पर से सुभाष बाबू की आवाज़ सुनने को मिली थी। एक बार कहा जाता है कि विमान दुर्घटना में सुभाष बाबू मारे गए, लेकिन उस समय के बाद सेगांव से रेडियो पर सुभाष बाबू की आवाज़ सुनने को मिली। वहीं रहकर वह भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए उसकी आवाज़ सुनने को मिली थी। इसलिए भारतीय सरकार को आशंका हुई कि विमान दुर्घटना में सुभाष बाबू मारे गए नहीं। मानो न मानो, लेकिन कोई देश में वह नज़र कैद में होंगे। इसलिए आज तक उसकी मृत्यु रहस्यमय रहा है। आज़ादी मिलने पर आज सब सुभाष बाबू का गुणगान करते रहते हैं। आज़ादी मिली, सुभाष बाबू आज हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन फिर भी आज भारतीय जनता सुभाष बाबू को एक अच्छे मान से देखती है, उनका गुणगान गाती है। आज़ाद हिंद सेना के सिपाही भारतीय सेना में लिए गए थे। मतलब सुभाष बाबू की जो सेना थी, आज़ाद हिंद फौज की सेना, उन्होंने सूत्र दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो सेना थी वह सेना फिर हमारी सरकार ने उसे भारतीय सेना में सम्मिलित कर दिया गया है। जय हिंद का नारा सरकार का नारा बन गया है और उसके द्वारा दिया गया जय हिंद का जो नारा है वह आज हमारा मुख्य नारा बन गया है। आज भी सुभाष बाबू किसी और से आ जाए तो वे पूजे जाएंगे। अब तो आने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि शायद सुभाष बाबू जिंदा हो और अगर भारत लौटे आए तो आज भी वह भगवान की तरह हमारे देश में पूजे जाएंगे। तो मित्रों, ये एकम हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसके पीछे जो लिखा है स्वाध्याय आप अपनी नोटबुक में अवश्य लिख दें। देखिए, थोड़ा व्याकरण हम देते हैं, इसके पहले विकल्प का सॉल्यूशन हम बता दें। सुभाष बाबू का जीवन पथ कैसा रहा, तो उत्तर है संघर्षमय। किस साल में सुभाष बाबू को कलकत्ता कांग्रेस से ठोकर मिली थी, तो 1928 में। सुभाष बाबू ने किसको लोहा देकर त्रिपुरा कांग्रेस की गादी जीती थी, तो डॉक्टर पट्टाभी को। और सुभाष बाबू ने कौन सा नारा दिया, जवाब है जय हिंद। तो अपनी नोट खोलकर थोड़ा व्याकरण लिखवाते हैं, लिख दे। देखिए, पहले है समानार्थी शब्द, देखिए गरज, अपमान, कटुता,
रहस्य क्रांति। विलोम शब्द स्वार्थ, सम्मान, आनंद, ज्ञात, निंदा। देखिए प्रत्यय, हिस्सेदार, स्वतंत्रता, तरुणाई, गुणित। भारतीय। और एक शब्द है उपसर्ग। अज्ञात, अनब्याही, सम्मिलित, बदजात। तो मित्रों देखो, ये समानार्थी, विरोधी, इसके अंदर प्रत्यय बताना है, इसके अंदर उपसर्ग। प्रत्यय मतलब शब्द के पीछे लगने वाला शब्द, उपसर्ग मतलब आगे लगने वाला शब्द। तो प्रत्यय और उपसर्ग अलग कीजिए। इतना थोड़ा सा व्याकरण आप अपने स्वाध्याय में अवश्य लिख दे। थैंक यू।